कल्पना कीजिए, जिस जगह को पूरी दुनिया प्यार की सबसे पाक निशानी मानती है, उसी जगह 350 साल बाद जैसे ही ताले टूटे, वहां जो दिखाई दिया उसने इतिहासकारों का नहीं, दिमाग का संतुलन हिला दिया। ये कोई आम कब्र नहीं थी, ये कोई साधारण तहखाना नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही मुमताज की कब्र के बंद ताले हटे, हवा का तापमान अचानक बदल गया, अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई और दीवारों पर ऐसे निशान दिखे जो किसी इस्लामिक मकबरे से नहीं बल्कि महादेव से जुड़े प्रतीकों से मिलते जुलते थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, सदियों से ताजमहल को लेकर बहसें चलती आ रही हैं और यह स्मारक लगातार विवादों में घिरा रहा है। कुछ संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर था, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यहाँ कभी किसी मंदिर का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि ताजमहल अपने भीतर कई ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। ताजमहल के अंदर मौजूद 22 बंद तहखाने ऐसे हैं जिनके भीतर क्या छिपा है और वहां क्या रखा गया है, यह आज तक आम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हो पाया। इन्हीं बंद कमरों को लेकर देश में समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को भी इनके अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि वह समय आखिरकार आ गया है जब ताजमहल के उन गुप्त और बंद तहखानों को खोलने की अनुमति दी गई जिन पर वर्षों से ताले लगे हुए थे। यह भी कहा जाता है कि इन तहखानों को आम जनता से इसलिए छुपाकर रखा गया क्योंकि यहां मौजूद चीजें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ताजमहल की पहचान और इतिहास को लेकर बनी धारणाओं को भी बदल सकती थीं। ताजमहल की दीवारों का हर पत्थर अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए है। सदियों से खामोशी से खड़ी यह इमारत अपने मौन के जरिए ऐसे सवाल खड़े करती है जो डराने वाले भी हैं और सोचने पर मजबूर करने वाले भी। यही सवाल पिछले कुछ वर्षों में तब और गहरे हो गए जब कोर्ट से यह आदेश सामने आया कि ताजमहल के उन गुप्त तहखानों की जांच की जाएगी जो लंबे समय से विवाद की जड़ बने हुए थे। इस आदेश के बाद पूरे देश में हलचल मच गई और फिर सरकार की ओर से 5 सदस्यों की एक विशेष टीम गठित की गई, जिसे ताजमहल के हर बंद और रहस्यमय तहखाने की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जांच का उद्देश्य यही था कि वहां मौजूद तथ्यों के आधार पर यह समझा जा सके कि यह इमारत केवल एक ताजमहल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर इसे बनाया गया था। जब ताजमहल के भीतर प्रवेश कर जांच करने के लिए 5 लोगों की विशेष टीम बनाई जाती है, तो यह फैसला बिल्कुल भी साधारण नहीं माना जा सकता। यह टीम न तो खुलकर प्रेस के सामने आती है और न ही मीडिया के जरिए इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, जिससे इस पूरे मामले को लेकर रहस्य और भी गहरा होता चला जाता है। इस 5 सदस्यीय टीम का एकमात्र उद्देश्य यही था कि ताजमहल के भीतर जाकर जो भी प्रमाण सामने आए उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि इतिहास में इस स्थान पर वास्तव में क्या घटित हुआ था। इस टीम में शामिल सभी 5 सदस्य अलग अलग शहरों से आए थे। उनके पद और जिम्मेदारियां भी अलग अलग थीं, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो बाकी सबसे अलग नजर आता था। उसका नाम था मनोज। पेशे से वह एक वैज्ञानिक था, लेकिन मन और सोच से वह इतिहास का गहरा विद्यार्थी था। बचपन से ही उसे भारत के प्राचीन मंदिरों, उनकी स्थापत्य शैली और भारत की पुरातन सभ्यताओं को समझने की तीव्र इच्छा रही थी। उसके कमरे की दीवारों पर जहां एक ओर वैज्ञानिक चार्ट लगे रहते थे, वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें भी सजी रहती थीं, और शायद यही कारण था कि ताजमहल के बंद कमरों और तहखानों की जांच में उसकी रुचि सबसे अधिक थी। जब मनोज को यह पता चला कि वह उस विशेष टीम का हिस्सा चुना गया है जिसे ताजमहल के भीतर जाकर सच को उजागर करना है, तो उसने इसे केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं माना, बल्कि इसे अपनी निजी खोज और आत्मिक यात्रा की तरह स्वीकार किया। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जांच के इन 3 दिनों में वह ताजमहल के इतिहास से जुड़े हर संभव सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। जैसे ही जांच के पहले दिन टीम ताजमहल के भीतर प्रवेश करती है, मनोज को सबसे पहले उस अजीब सी ठंडक का एहसास होता है जो सामान्य संगमरमर की इमारतों से बिल्कुल अलग लगती है। मानो यह स्थान सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि समय की परतों से बना हो। वह दीवारों को छूकर उनकी बनावट को महसूस करता है और गौर करता है कि कुछ पत्थरों की कटिंग ऐसी है जो आमतौर पर मुगल कालीन संरचनाओं में देखने को नहीं मिलती।
जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, उसकी नजर कुछ उभरी हुई आकृतियों पर टिकने लगती है, जिन्हें पहली नजर में सजावटी अलंकरण समझा जा सकता है। लेकिन मनोज के मन में यह सवाल बार बार उठता है कि ये आकृतियां साधारण फूलों की बजाय कमल जैसी क्यों प्रतीत हो रही हैं। यही प्रश्न उसकी जिज्ञासा को और गहरा कर देता है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप इन संरचनाओं की तस्वीरें लेता है, उनके माप दर्ज करता है और पत्थरों की दिशा, जुड़ाई, बनावट तथा स्तंभों के अनुपात को बारीकी से नोट करता जाता है, क्योंकि वह जानता था कि मंदिर और मकबरे की स्थापत्य तकनीक में मूलभूत अंतर होता है। जांच के दौरान जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, मनोज देखता है कि तहखाने के भीतर मौजूद कुछ स्तंभ ऊपर की मुख्य संरचना से बिल्कुल अलग शैली के प्रतीत होते हैं। उनकी ऊंचाई, मोटाई और आधार उसे किसी गर्भगृह के खंभों की याद दिलाते हैं और यह दृश्य उसे भीतर तक झकझोर देता है। वह अपनी डायरी में यह टिप्पणी दर्ज करता है कि यदि यह संरचना केवल एक मकबरा होती तो इतनी जटिल और संतुलित स्तंभ व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी। जांच के इसी क्रम में उसकी नजर एक ऐसे बंद मार्ग पर भी पड़ती है जो मुख्य दिशा से बिल्कुल अलग हटकर बना हुआ था, और यही मार्ग उसके मन में उठते सवालों को और अधिक गहरा कर देता है। उसी क्षण मनोज के मन में एक पुराना ऐतिहासिक विचार उभर कर आता है कि प्राचीन मंदिरों में अक्सर ऐसे गुप्त मार्ग बनाए जाते थे। पुराने समय में जब राजा महाराजा युद्ध के लिए अपनी सेनाओं के साथ निकलते थे, तब कई बार वे विश्राम के लिए मंदिरों का सहारा लिया करते थे, और यदि अचानक शत्रु के हमले का अंदेशा होता तो इन्हीं गुप्त मार्गों से सुरक्षित निकल जाया करते थे। इसी सोच के साथ जब आगे बढ़कर उस बंद तहखाने के लोहे के भारी भरकम ताले खोले जाते हैं जो सदियों से ज्यों के त्यों बंद पड़े थे, तो भीतर से एक अलग ही तरह का अंधकार और असामान्य ठंडक महसूस होती है। जैसे ही ताले खुलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो समय अचानक ठहर गया हो। दीवारों पर जमी नमी के बीच उभरे हुए चिन्ह साधारण नहीं लगते। कुछ आकृतियां ऐसी दिखाई देती हैं जो किसी मकबरे की पहचान से मेल नहीं खाती, बल्कि किसी प्राचीन मंदिर के पूजा स्थल पर बनी संरचनाओं जैसी प्रतीत होती हैं। पहले दिन की जांच में कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसके बाद वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। भीतर केवल वही 5 सदस्यीय टीम रहती है जिनके पास अंदर जाने की आधिकारिक अनुमति थी। यहीं से रहस्य की चिंगारी धीरे धीरे आग का रूप लेने लगती है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं रह जाता कि अंदर क्या है, बल्कि यह बन जाता है कि आखिर इसे इतने वर्षों तक छुपाकर क्यों रखा गया। ताजमहल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था अचानक और भी सख्त कर दी जाती है। किसी को भी भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती, और चारों तरफ सवालों का एक ऐसा जाल बुन जाता है जिसमें हर दिमाग उलझने लगता है। इसी बीच वैज्ञानिकों की उस 5 सदस्यीय टीम यह अहम निर्णय लेती है कि अब शाहजहां और मुमताज की कब्रों से जुड़े बंद तहखानों को भी खोला जाना चाहिए और वहां भी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह नजरों से छुपा रहता है। जांच के दौरान यह बात और स्पष्ट होती जाती है कि ताजमहल के तहखानों की बनावट किसी पारंपरिक इस्लामिक मकबरे से मेल नहीं खाती। स्तंभों की ऊंचाई, पत्थरों की कटाई और फर्श पर बनी रेखाएं किसी और ही युग की कहानी बयान करती हुई प्रतीत होती हैं। ये सभी सवाल मन में एक अनजाना भय पैदा करने लगते हैं, और यह डर यहीं थमता नहीं। दूसरे दिन की सुबह भी ताजमहल में कुछ अलग ही एहसास लेकर आती है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो सफेद संगमरमर खुद कुछ कहने से डर रहा हो। पहले दिन की अधूरी रिपोर्ट, बंद तहखाने और अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा ने आम लोगों के मन में भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। सबको यही लगने लगा था कि भीतर कुछ ऐसा जरूर है जिसे सबके सामने लाना आसान नहीं है। इसी बेचैनी और तनाव के बीच एक और बड़ा फैसला लिया जाता है कि अब मुमताज की कब्र के नीचे स्थित तहखाने को भी खोला जाएगा और वहां भी विस्तार से जांच की जाएगी। यह निर्णय बेहद सीमित लोगों की मौजूदगी में लिया जाता है। न कोई मीडिया, न कोई शोर, सिर्फ इतिहास और भय के बीच खड़े कुछ चुनिंदा लोग। जैसे ही संगमरमर की जाली हटाई जाती है और मुमताज की कब्र से जुड़ा वह बंद तहखाना खोला जाता है, अंदर का माहौल किसी साधारण कब्र जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, बल्कि वहां कुछ ऐसा है जो आने वाले सवालों को और भी गहरा बना देता है। वहां न तो पहले जैसी नमी थी और न ही वैसा घना अंधेरा,
बल्कि एक अजीब सी खाली और ठहरी हुई संरचना महसूस हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह स्थान किसी शव को रखने के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष चिन्ह या प्रतीक के लिए तैयार किया गया हो। यहीं से सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है कि आखिर इतने वर्षों तक इस जगह को दबाकर क्यों रखा गया? क्या यह वास्तव में मुमताज की असली कब्र है, या फिर यह केवल आंखों को दिखाने के लिए बनाई गई एक परत मात्र है? जैसे जैसे दूसरे दिन की जांच आगे बढ़ती है, तहखानों की अगली परत को खंगाला जाता है और धीरे धीरे धूल तथा मिट्टी हटाई जाने लगती है। इसके साथ ही पत्थरों पर उकेरे गए चिन्ह भी साफ नजर आने लगते हैं। कुछ आकृतियां ऐसी थीं जो किसी कब्र की संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं, बल्कि ऐसा आभास दे रही थीं मानो वे किसी पूजा स्थल की दीवारों का हिस्सा रही हों। बंद तहखानों के भीतर और आसपास दिखाई देने वाले पत्थरों पर कमल, सूर्य जैसे निशान और अजीब सी रेखाएं उभरती नजर आती हैं, जो किसी एक काल से बंधी हुई नहीं लगती। यहीं से यह विचार और मजबूत होता है कि यह स्थान केवल दफनाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, बल्कि कभी इसका उपयोग किसी और ही प्रयोजन के लिए किया जाता रहा होगा। दूसरे दिन की जांच की सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि तहखाने का एक मार्ग ऊपर की मुख्य संरचना से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक अलग ही दिशा में मुड़ता है, जैसे इसे जानबूझकर मुख्य ढांचे से अलग रखा गया हो। उस मार्ग के पास खड़े होकर मनोज को गहराई से यह महसूस होता है कि ताजमहल की असली कहानी उसकी ऊपरी भव्यता में नहीं, बल्कि इसके नीचे दबी हुई परतों में छुपी है। उसी शाम सभी के मन में एक नया प्रश्न और एक नई चर्चा जन्म लेने लगती है कि शायद यह इमारत और मुमताज के नाम से जुड़ी कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि सत्ता और राजनीति से भी गहराई से जुड़ी रही हो, और संभव है कि इस भव्य संरचना का उपयोग इतिहास की कुछ परतों को ढकने के लिए किया गया हो। दूसरे दिन के अंत तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता। चारों ओर बस खामोशी और गहरी होती जाती है, और यही चुप्पी लोगों के मन में और अधिक भय पैदा करने लगती है, क्योंकि जब इतिहास बोलना बंद कर देता है, तब कल्पनाएं खुद बोलने लगती हैं। दर्शकों के मन में यह सवाल पूरी तरह बैठ चुका था कि अगर यह केवल एक मकबरा है, तो इसके नीचे मंदिर जैसी संरचनाएं क्यों दिखाई देती हैं, और यदि यह सिर्फ प्रेम की निशानी है, तो इतनी गोपनीयता की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब कहानी पहुंचती है तीसरे दिन की जांच पर। तीसरे दिन की सुबह ताजमहल के लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं थी, मानो सदियों से चली आ रही चुप्पी अब अपना फैसला सुनाने वाली हो। सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई गुना बढ़ा दी जाती है। चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही भीतर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसी गंभीर और रहस्यमय माहौल में तहखानों के अंदर जाने वाले मार्ग खोले जाते हैं। जैसे ही दरवाजे के बाहर रखे भारी पत्थरों को धीरे धीरे सरकाया जाता है, अंदर एक ऐसा कक्ष दिखाई देता है जो कल्पना में बसे किसी मकबरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ऊंची छत, चारों दिशाओं में समान दूरी पर खड़े स्तंभ और बीचों बीच एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा, जो किसी साधारण समाधि से कहीं अधिक किसी प्राचीन और महत्वपूर्ण संरचना का संकेत देता हुआ प्रतीत होता है। यह सब देखकर पहली प्रतिक्रिया डर की नहीं, बल्कि गहरे भ्रम की होती है, क्योंकि यह संरचना किसी दफन स्थल की तरह नहीं, बल्कि किसी गर्भगृह जैसी प्रतीत होती है। यहीं से इस पूरी घटना में वह शब्द जन्म लेता है जो अब तक केवल फुसफुसाहटों में सुना गया था। वह शब्द था तेजो महालय। कुछ लोग इस नाम को तेज प्रकाश और ऊर्जा से जुड़ा हुआ बताते हैं, कुछ इसे केवल एक प्रतीक मानते हैं और कुछ इसे महज एक संयोग कहकर टाल देते हैं। लेकिन जैसे ही यह नाम हवा में फैलता है, इतिहास और आस्था के बीच एक तीखा और असहज तनाव खड़ा हो जाता है। तीसरे दिन की जांच में यह बात भी सामने आती है कि इस कक्ष की मुख्य संरचना बाकी इमारत से कुछ अलग है, मानो इसे जानबूझकर ढक दिया गया हो। पत्थरों पर उकेरी गई रेखाएं अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती हैं, और कुछ ऐसे चिन्ह उभर आते हैं जिनका अर्थ कोई भी निश्चित रूप से तय नहीं कर पाता। यही अनिश्चितता इस कहानी की आत्मा बन जाती है, क्योंकि जब किसी चीज का अर्थ तय नहीं होता, तो हर व्यक्ति उसमें अपना अपना मतलब खोजने लगता है। तीसरे दिन के मध्य तक आते आते इस जांच में एक बड़ा मोड़ आ जाता है। कुछ लोग यह मानने लगते हैं कि अब इस जांच को यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि मामला अब केवल संरचना का नहीं रह गया है, बल्कि पहचान का बन चुका है। कमरे दोबारा बंद कर दिए जाते हैं और बाहर मौजूद लोगों को बस इतना ही बताया जाता है कि कुछ भी असामान्य नहीं मिला।
लेकिन जो लोग भीतर मौजूद थे वे जानते थे कि असामान्य शब्द इस पूरी घटना को बयान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि अंदर क्या मिला, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि जो कुछ भी मिला उसे अब तक दिखाया क्यों नहीं गया। क्या इसे सार्वजनिक किया जाए या फिर एक बार फिर से बंद कर दिया जाए? इसी तनाव और असमंजस के बीच पूरी जांच आगे बढ़ती है। इतिहास, दोस्तों, कई बार सच को नहीं बल्कि शांति को चुनता है। तीसरे दिन की शाम ढलते ढलते यह निर्णय लिया जाता है कि किसी अंतिम निष्कर्ष को सार्वजनिक करने से पहले ताजमहल के सभी बंद तहखानों को फिर से सील कर दिया जाएगा। यही वह क्षण होता है जब दर्शकों के मन में यह बात गहराई से बैठ जाती है कि अगर छुपाने लायक कुछ नहीं है तो फिर उसे छुपाया क्यों जा रहा है। तीसरे दिन की जांच समाप्त होते ही यह पूरी कहानी एक अधूरे सच की तरह हवा में लटक जाती है। सभी को ऐसा महसूस होता है कि शायद ताजमहल का असली रहस्य यह नहीं है कि वह कभी क्या था, बल्कि यह है कि आज वह क्या है और हमें क्या दिखाया जाना चाहिए। यही अधूरापन इस कहानी को और इस घटना को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। जांच के दौरान मनोज अपनी डायरी में हर छोटी बड़ी बात विस्तार से दर्ज करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि इतिहास तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ अपनी परतें खोलता है। जांच के आखिरी दिन जब टीम ताजमहल से बाहर निकलती है तो मनोज एक पल के लिए पीछे मुड़कर उस इमारत को देखता है। उसके मन में एक अजीब सा भाव उमड़ता है, जैसे यह भव्य संरचना कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं। उसी क्षण वह यह तय कर लेता है कि वह अपने नोट्स को केवल एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि भविष्य में इन्हें एक गहन अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करेगा, ताकि शायद आने वाला समय उन सवालों के जवाब ढूंढ सके जो आज अनकहे रह गए हैं। मनोज अपनी जांच के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर किसी ठोस निष्कर्ष से ज्यादा एक गहरा सवाल छोड़ देता है। वह यह स्पष्ट करता है कि अब यह मान लेना आसान नहीं रहा कि ताजमहल सिर्फ वही है जो हमें दशकों से दिखाया और बताया गया है। उसके अनुसार इस स्मारक के नीचे और भीतर ऐसे संकेत हो सकते हैं जो भारत के अत्यंत प्राचीन अतीत की ओर इशारा करते हैं। शायद यही कारण है कि मनोज का यह अधूरा उत्तर, यही खुला सवाल आने वाले कई वर्षों तक देश भर में चर्चा और बहस का विषय बना रहेगा। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछना ही सच्चाई तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो और अगर आप भी मानते हैं कि इतिहास के कई सच आज भी दबे हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सवालों पर सोचें और अपनी राय बना सकें। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के इतिहास, छुपे हुए रहस्यों और अनकही सच्चाइयों पर ऐसे ही गंभीर और तथ्यात्मक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सवाल, एक और रहस्य के साथ।